अस्सलामुअलैकुम। भाई अभी अभी एंटर, उनको लगा सिर्फ उनको सलाम किया तो मैंने सबको है। ठीक है जी, लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। तो कल जी हमने ऐसी गपशप ज़्यादा लगाई थी, पढ़ाई ज़रा कम ही की थी। ठीक है, तो एसिड एक ऐसा रिसोर्स है जो एंटिटी के कंट्रोल में है और फ्यूचर में उससे हमें बेनिफिट आना है। ठीक है, अब बेनिफिट जो है, अच्छा ये कंट्रोल में आता है किसी पास्ट इवेंट की वजह से, नॉर्मली जो कि परचेज है। ठीक है, कि आपके पास कोई एसेट आप कंट्रोल में किस सूरत में आता है, जब आप उसको ख़रीदते हैं। तो पास्ट इवेंट इस एसेट का हमारी ओनरशिप में आने का, जैसे एसी लगा हुआ है, तो ये हमारे कंट्रोल में कब आता है, जब हम दुकान से जाके इसको ख़रीद लेते हैं। तो नॉर्मली किसी पास्ट इवेंट वैसे हमारे कंट्रोल में आता है, और पास्ट इवेंट सबसे आसान सादा मिसाल परचेज़ है। ठीक है, तो इसी को ही ध्यान में रखें। और बेनिफिट जो है वो इंक्रीज़ इन रेवेन्यू या डिक्रीज़ इन कॉस्ट, दोनों तरह से हो सकता है। और बेनिफिट जो फ्यूचर में आना है, उसकी फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलना है वो 1 साल के अंदर अंदर भी हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा। तो वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर, मतलब वो रिसोर्सेज जो फ़ायदा 1 साल के अंदर अंदर देते हैं, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। और जो जिनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा अरसे पर फैला हुआ, उनको नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे आप इंट्रो के अंदर पढ़ के आए थे, इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्रीज क्या है? नहीं है क्या? आपने गुड्स खरीदी फॉर सेलिंग पर्पस, अगर तो वो सेल हो गई तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल हो, यानी कि वो एक्सपेंस बन जाती हैं। आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, उसको 150 का बेच दिया, तो 150 रेवेन्यू और 100 उसकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपने खरीदी थी बेचने के लिए, वो बिकने से रह गई, अनबिक्ड है, इंग्लिश आती है ना, अनबिक्ड है, तो अनसोल्ड है, तो इसने फ्यूचर में सेल होकर फ़ायदा देना है। तो फिर तो एसेट की डेफिनेशन पे आ गया। ख़रीदा था हमने इसको, हमारी ओनरशिप में थी ये आइटम, बिकी नहीं, तो इस वक्त कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बन सकती। वो आपने बचपन में पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ सेल में से आप माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक को, और नॉन करंट इसमें करंट एसेट्स में जाके बैलेंस शीट में उसको शो कर देते थे। ऐसे ही करते थे ना, यानी आप उसको पीएनएल में एक्सपेंस नहीं बनने देते थे। कहते थे यार ये अभी बिकी नहीं है, ये फ्यूचर में बिकेगी, अभी नहीं बिकी इसलिए इसको एक्सपेंस ना बनाओ, एसेट बना लो, क्योंकि इसने फ्यूचर में बिकना है और बिक के हमें फ़ायदा देना है। तो फ्यूचर में जो चीज़ बेनिफिट दे, उसकी वो एसेट की डेफिनेशन पे उतर आती है। अब इन्वेंट्री ज़रूरी नहीं होती थी, आप बचपन में साहब ने पढ़ाया होगा कि ज़रूरी नहीं है इन्वेंट्री आपकी जो है वो लाजमी 1 साल के अंदर बिक जाए। 2 साल भी नहीं बिकी, 3 साल भी नहीं बिकी, लेकिन कभी भी वो करंट एसेट में से नहीं निकालनी, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपको ये ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी इंटेंशन ये हो कि मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं बेचने के लिए, ये 5 साल पड़ी रहेंगी। कोशिश तो होगी ये जल्दी से जल्दी बिकें। तो बहरहाल करंट एसेट इन्वेंट्रीज हमने पढ़ा था। ऐसे ही इसके ऊपर स्टैंडर्ड जो आपने जो लगाया था वो क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, इंटरनेशनल, आईएएस का पता है ना, आईएएस किसे कहते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जहाँ पर यूएस गैप्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जिन मुल्कों में वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बाकी दुनिया के अंदर हर जगह पे आपको इन्वेंट्रीज के लिए, ठीक है, जो आईएएस को फॉलो करने वाले कंट्रीज़ हैं, उनमें आपको जहाँ पे भी इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट मिलेगा वही मिलेगा जो आप इंट्रो में पढ़ गए हैं। ऐसे ही जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो हमने कल स्टार्ट किया उसका ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, वही होगा जो आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सारी दुनिया के अंदर सेम होती हैं। ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अच्छा, जो यूएस गैप्स और ये आईएएस का जो डिफरेंस था, उसी को ब्रिज करने के लिए ये अब आईएफआरएस आ रहे हैं, जो ज़्यादा प्रैक्टिसेस को पूरी दुनिया के अंदर एक जैसा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आईएस 41 के बाद आना बंद हो गए, तो उसके बाद अब आईएफआरएस आते हैं, जो किसी पुराने स्टैंडर्ड को ख़त्म भी कर रहे होते हैं और नई चीज़ें भी आ रही होती हैं उसके अंदर। ठीक है, एनीवेज इन्वेंट्रीज आपने पढ़ा था। हम यहाँ पर जो स्टार्ट कर चुके हैं वो फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन के नाम से आपने चैप्टर पढ़ा था, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट हैं दरअसल ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाते हैं। इस IAS 16 इनसे डील करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। शायद ये नाम आपने ना सुना हो इंट्रो में, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर यहाँ पे आपने ये पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है। ठीक है, तो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ डील करता है। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है, वो एक डेफिनेशन पढ़ने का आपको बोला था यहाँ से, कि पेज आपके पास तो अभी बुक नहीं आई, तो खैर नोट्स के अंदर आपको ये नज़र आएगा
द डेफिनेशन पे एक नज़र मार लें जल्दी से, सवारियाँ भी पूरी हो जाएंगी और सवाल शुरू करते हैं फिर आगे, ठीक है जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। इनटेंजिबल आइटम्स जो होते हैं वो आप FAR 2 में पढ़ेंगे, IS 38। बल्कि अगली बार अगर यहीं रुक जाएंगे तो यहीं पे ही आ जाएगा नई स्कीम के अंदर, IS 38 भी इधर आ जाना है। खैर चलें छोड़ें, आप तो आगे चले जाएंगे। एनीवेज, तो टेंजिबल आइटम्स जो हैं ये जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। टेंजिबल किसे कहते हैं? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है। तो वो कहते हैं PPE ऐसे आइटम्स हैं जो कि हेल्ड हों, ये होल्ड किए होते हैं ना हमने, ठीक है। AC जो है ये लगा हुआ है, बिल्डिंग जो है आपके बिजनेस हेड ऑफिस की बिल्डिंग आपने बनाई है, वो बनी हुई है आपके पास, आपकी ओनरशिप में है, ठीक है। जबकि इन्वेंट्री क्या है? चीज़ खरीदी बेची, खरीदी बेची, ठीक है। खैर एनीवेज कि PPE जो है वो हेल्ड फॉर यूज़, हेल्ड फॉर यूज़, बिजनेस के अंदर यूज़ करने के लिए इसको होल्ड किया गया। अब ये यूज़ कौन कौन सा है? वो कहता है जी इसको आप प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में यूज़ करते हैं। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे आपने एक फैक्ट्री लगाई, आपने एक प्लांट इंपोर्ट किया बाहर से और यहाँ पर उसको लगा लिया। अब ये आपके पास है, हेल्ड फॉर, आपके पास है, आपने होल्ड किया हुआ है फॉर यूज़। अब इसका यूज़ क्या है? ताकि इसका यूज़ ये है कि आप प्रोडक्शन करें गुड्स की, ठीक है, प्रोडक्शन करें गुड्स की, या सर्विसेज की भी प्रोडक्शन हो सकती है। मतलब सर्विसेज देने के लिए कोई आपने इक्विपमेंट रखा हुआ है मिसाल के तौर पे, ठीक है, अगर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो। खैर एनीवेज, प्रोडक्शन के लिए या चीज़ें प्रोड्यूस हो गई तो उनको अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक ट्रेडिंग बिजनेस है और आपने एक डिलीवरी व्हीकल ले लिया। अब डिलीवरी व्हीकल क्या है? एक ऐसा आइटम है जो आपने होल्ड किया हुआ है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर, ठीक है। या आप सर्विसेज देते हैं, आप जो है वो मिसाल के तौर पे आपकी प्लम्बिंग कंपनी है, प्लम्बर आपने रखे हुए हैं, तो आपने गाड़ी भी रखी हुई है जो लेकर जाती है उनको, ठीक है। और वो तो प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए आपने कोई एसेट होल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया ना प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक यूज, ठीक है, एक यूज ये हो गया। या इसलिए आपने नहीं रखा हुआ, आप खुद यूज नहीं करते, लेकिन आप उसको रेंटल के लिए रखा हुआ है, आपने दूसरों को रेंट पे देते हैं। मिसाल के तौर पे देखें जी, आपका जो बिजनेस है, आपका जो हेड ऑफिस है, उसका बिजनेस का हेड ऑफिस जो है, उसमें आपने एक जनरेटर लगाया हुआ है। बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, जैसे इधर बाहर लगा हुआ जनरेटर लगे हुए, ठीक है। वो जनरेटर आपने इसलिए लगाया हुआ है ताकि जब बिजली जाए तो आपके हेड ऑफिस के अंदर बिजली जो है वो आप इस्तेमाल कर सकें। अब ये वाला जो आपका जनरेटर है, ये आपने किस लिए रखा हुआ है? अपने बिजनेस के यूज़ के लिए, किसी किराए पे देने के लिए? अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो आपको नज़र आएगा कि वो उनका काम ही यही है कि वो रेंट के ऊपर जनरेटर देंगी, या रेंटा कार वाले हैं तो वो गाड़ी अपने इस्तेमाल के लिए नहीं खरीद कर रखी हुई उन्होंने, बल्कि उन्होंने किराए पे देने के लिए रखी हुई। मैंने अभी इसका नाम नहीं लिया, वो तो देखेंगे FAR 2 में जाके लीज होती क्या है, ठीक है। तो सादा सी बात है, अगर कोई मूवेबल आइटम है जो आपने खरीदा है और उसको आप अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको रेंटल के लिए रख रहे हैं, तो ये PPE है, ठीक है, ये PPE है। और अगर वो इमूवेबल होगा तो इंशाल्लाह हम IS 40 पढ़ेंगे, उसके अंदर उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह रहे होंगे। एनीवेज, इससे बाहर अभी फिलहाल हम नहीं जाएंगे, FAR 2 में जाएंगे फिलहाल इसके बाद, ठीक है। या तीसरा क्या केस है, ये मैंने अभी भी आपको बताया है कि अगर आपका जो जनरेटर है या व्हीकल है वो आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो, जनरेटर आपके बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, व्हीकल आपके बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एडमिन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, वो भी PPE है। और अगर आपका जनरेटर या वो व्हीकल जो है वो आपने खरीदा तो है लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे, किराए पर देकर उससे रेंटल इनकम कमा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये भी PPE है। हाँ, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, लैंड एंड बिल्डिंग जैसे होती है, तो उसका ये स्टैंडर्ड नहीं है, उसका स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में ही है IS 40, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, या इसके फौरन बाद, या फिर एक आध IS 36 करके शायद उस पर चले जाए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि ये PPE क्या होता है जी। उन्होंने कहा जी ये एक ऐसा आइटम है जो होल्ड करें इन तीन में से किसी एक मकसद के लिए, इन तीन में से किसी एक मकसद के लिए अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है तो ये PPE है। लेकिन साथ ही एक और शर्त भी उन्होंने लगाई है। दूसरा क्या है जी कि एक्सपेक्टेड है कि इसको हम 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे, तभी तो ये इसके ऊपर वाली हेडिंग पढ़ो क्या कहला रहा है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्योंकि देखो ना, जैसे मैंने अभी आपको कहा, इन्वेंट्री भी तो आपने हेल्ड होती है बिजनेस में, लेकिन उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद फॉर प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसका मकसद फॉर एडमिन पर्पज है, उसका मकसद फॉर रेंटल टू अदर्स है। नहीं, वो खुद ही इन्वेंट्री ही चली जाती है, वही डिलीवर हो जाती है, वो
आपको फायदा देती है, उसी वक्त बस आया, उस फायदा बिक कर उसने फायदा दे दिया। ये होल्ड करके फायदा इनसे लेते हैं, बिजनेस में इनको यूज करते हैं। तो ये दूसरी शर्त है इसकी, ठीक है। तो कोई पूछ सकता है 1-2 नंबर के लिए आई कैप ये वाली बात कि पीपीई के क्या क्या यूजेज हैं। तो ये आपके 3 यूजेज आ रहे हैं और ये पीपीई की डेफिनेशन है स्टैंडर्ड की, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है ज़रा देखो भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पीपीई से आपने डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। तो ज़रूरी है इनको आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। मैंने बातों बातों में कुछ कर भी दिए, जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा इनटेंजिबल एसेट्स, ये आपका पीपीई नहीं है बल्कि ये इंटेंजिबल है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन ये, अब FAR 2 वाले आप सीनियर्स से अगर मिले हों या आज मिले तो आप उनसे पूछेंगे तो वो वहाँ पर IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि वो उनके सिलेबस में है, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं जी? पेटेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस, इनका फिजिकल सब्सटेंस and therefore are classified and presented separately, although they are also held for long term and are vital to business operation. Intangibles are accounted for under IAS 30, ठीक है। मतलब आपने जो बचपन में बैलेंस शीट बनाना सीखी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहले एसेट्स लिखते थे या कैपिटल लिखते थे? क्या लिखते थे? एसेट्स पहले। चलो तो एसेट्स, चलो वैसे पूरी बात तो ये कि एसेट्स होते थे, एसेट्स के अंदर फिर नॉन करंट एसेट्स होते थे, नॉन करंट एसेट्स आप लिखते थे, फिर करंट एसेट्स होते थे, फिर करंट एसेट्स लिखते थे, उसके बाद फिर आपका आप लोग कैपिटल या इक्विटी, कैपिटल लिखते थे, कैपिटल लिखते थे तो ओपनिंग कैप यहीं पे सारा कुछ करते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, उसके बाद लाइबिलिटीज आती थी, नॉन करंट लाइबिलिटीज आती थी, करंट लाइबिलिटीज आती थी एंड सो ऑन, ये बैलेंस शीट होती थी, ठीक है ना। लेकिन मैं सिर्फ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा, ठीक है, पता है आपको ये बैलेंस शीट ऐसे होती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स की बात अगर करें तो नॉन करंट एसेट्स में आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अपीयर होगा, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट्स में आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नजर आया करता है। पीपीई लिख दूं? इजाजत है? यहीं पर आपको अलग थलग नजर आएगा इंटेंजिबल, वो ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो इंटेंजिबल्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं होते क्योंकि इनकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं, सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, ब्रांड है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन इनसे भी बिजनेस को फ़ायदा आ रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में कई साल तक आता रहेगा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे IAS 38 में जाकर। आगे कहता है, ये तो चलो उन्होंने कहा जी इंटेंजिबल अलग है, पीपीई अलग है, और जी कुछ उन्होंने कहा जी इन्वेंट्री भी अलग है और पीपीई भी अलग है। अच्छा जी, हमने कहा ये तो हमने अभी एग्जांपल में बात भी करी थी, ये इसलिए बात पहले कर ली थी उस्ताद ने क्योंकि ये हम पढ़ के आए थे, और वो इसलिए नहीं की थी कि वो मजबूरी में करनी पड़ी, वो अभी आगे पढ़ना है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो इन्वेंट्री को डिस्टिंग्विश करो पीपीई से, ये डिफरेंट है, ये अलग है। इन्वेंट्री, ऑल्दो इन्वेंट्री आइटम्स यूजुअली हैव फिजिकल सब्सटेंस, they differ from PPE because they are held for resale in ordinary course of business. ऊपर वाले 3 यूजेस में कहीं पे लिखा हुआ था कि ये पीपीई हमने रीसेल के लिए रखा हुआ है? नहीं, लेकिन इन्वेंट्री का मकसद ही क्या है? हाँ, रीसेल के लिए। इन्वेंट्रीज आर अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 2, ठीक है। इफ एन एंटिटीज, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी बात, जैसे मैंने आपको मिसाल, ये भी इसकी भी मिसाल दे दी है। जनरेटर एक नॉन करंट एसेट है देखा जाए तो, व्हीकल कार एक नॉन करंट एसेट है देखा जाए तो, लेकिन इसका यूज जो है ये डिटरमिन करता है कि ये करंट है या नॉन करंट। अगर आपने अपने बिजनेस में यूज किया जनरेटर को, अपने बिजनेस में यूज किया व्हीकल को, अपने एडमिन स्टाफ को, अपने सेल्स स्टाफ को, अपने मैनेजर स्टाफ को गाड़ी दी हुई है आपने, ठीक है, तो ये आपके बिजनेस यूज में, तो ये पीपीई है। और यही अगर आप कार शोरूम है तो आपका काम है इसको किराए पे देना, ठीक है, तो फिर ये भी आपका पीपीई है। और अगर आप कार शोरूम बोल गया, रेंटल, वो क्या कहते हैं, रेंटा कार वाले हैं, और आपने उसको रेंट पे देने के लिए रखा हुआ व्हीकल को, फिर भी ये आपके बिजनेस यूज में, ऊपर यूज आ गया ना। लेकिन अगर आप कार शोरूम है, आप गाड़ियां खरीदते हैं और बेचते हैं, तो फिर ये गाड़ी आपकी क्या बन जाएगी? इन्वेंट्री। अगर आप एसी का, आपकी एसी की दुकान है तो आप एसी खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, ये आपकी इन्वेंट्री। तो अगर इसी एसी में से निकाल के कोई अपनी दुकान में लगा लेंगे तो वो आपके यूज में आ जाएगा, वो पीपीई बन जाएगा। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, इफ एन एंटिटीज मेन बिजनेस इज सेलिंग मशीन्स, मिसाल दी उन्होंने, ठीक है, ये ईजी, ठीक है, ऊपर वाली की एग्जांपल है। इफ एंटिटीज मेन बिजनेस इज सेलिंग मशीन्स, दोज मशीन्स आर इन्वेंट्री आइटम्स एंड आर नॉट क्लासिफाइड एज पीपीई। हाउएवर द प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड टू प्रोड्यूस मशीन्स फॉर सेल्स इज पीपीई। कहता है अब ये जो मशीनें आपने
बनाकर बेचनी है मिसाल के तौर पे, तो जो मशीनें आप बनाकर बेचने के लिए, जो आप बेचने के लिए मशीनें बना रहे हैं, वो मशीनें आपके शोरूम में पड़ी होंगी, गाहक आएंगे उनको देखेंगे, खरीद के लेके जाएंगे, वो मशीनें आपकी इन्वेंट्री हैं। लेकिन वो मशीनें जिस प्लांट एंड मशीनरी पे बन रही हैं, जिस फैक्ट्री, वही मशीनों को भी तो फैक्ट्री में ही बनाना पड़ेगा ना, उस फैक्ट्री में प्लांट मशीनरी लगा होगा, तो वो मशीनें जिस प्लांट मशीनरी पे बन रही हैं, वो प्लांट एंड मशीनरी आपका पीपीई है, वो ये कहना चाह रहे हैं। किताब के अंदर ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। द सेम गोज फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। चलो उन्होंने दूसरी एग्जाम्पल दे दी, ये एग्जाम्पल 1 है मशीन, ये एग्जाम्पल 2 आ गई, ठीक है। सेम गोज फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, क्या मतलब? कहता है कॉर्पोरेट ऑफिस इनका पीपीई है, लेकिन जो ये घर बेचने के लिए रखे हैं उन्होंने, वो इन्वेंट्री है। कभी किसी जगह पे आप जाएं ना, या कभी जाएं ज़िंदगी में, ये जो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे आप कभी ज़िंदगी में अपना प्लॉट या घर खरीदने जाएंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप पूछेंगे जी को मेरे लिए कोई घर या प्लॉट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो कहेंगे सर 1 मिनट रुकिए, हम ज़रा इन्वेंट्री चेक कर लें। क्या मतलब इन्वेंट्री चेक कर लें? भाई उनके जो प्लॉट्स हैं या उनके जो घर हैं वो उन्होंने बेचने के लिए रखे हुए हैं ना, तो उनके लिए वो, लेकिन जिस जगह बैठ के वो आपको यहाँ पे फंसा रहे हैं अपने जाल में, वो अपने ऑफिस को, हेड ऑफिस को, उस बिल्डिंग को, वो इन्वेंट्री नहीं कहेंगे, उसको पीपीई कहेंगे। कुछ थोड़ा समझ आया? चले अच्छा जी, रिकग्निशन को इंशाल्लाह हम वैसे ये पढ़ ही लेते हैं। रिकग्निशन क्या मतलब, बल्कि एक ही बार पढ़ेंगे। इनिशियल रिकग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में फिर किसी वक्त डिस्कस करूंगा इकट्ठा ही, ठीक है। फिलहाल अभी इसको बाकी छोड़ें, ठीक है। देखते हैं थोड़ी सी, आप ज़रा अकाउंटिंग खेल लें। अच्छा जी, फिर हमने बात ये की थी कि डेप्रीसिएशन क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब यूजफुल लाइफ जो है ना जी, ये भी एक काम की चीज़ यहाँ पे भी सीख सकते हैं हम कि यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में कोई फ़र्क है? आपको पता है? ये पढ़ा हुआ है आपने? किस किस ने नहीं पढ़ा हुआ मुझे ज़रा वो हाथ खड़ा करके बताए। अच्छा ये ज़रूर बता दिया करना है, क्योंकि मैंने फिर भी बताना ही है, सारे पढ़ के आए हुए हैं तो मेरी तसल्ली नहीं होगी, लेकिन आप बता दिया करें, कोई बात नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ का फ़र्क किसको नहीं पता? माशाल्लाह पढ़ के आने वाले, या तो पढ़ के आ रहे ने, तो या फिर डरे बैठे ने। भाई देखो, इन चीज़ों से नहीं डरना। मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात की है कि आपने क्लास में 2 वे प्रोसेस नहीं करना मजाक का, बस। उसके अलावा आपको खुली छुट्टी है, आप 10 बार सवाल पूछें, 50 बार पूछें, ना समझ आए तो। मैंने आपको कहा था, आपने डिसाइड नहीं करना ये सवाल अभी करना है या कल करना है या नहीं करना है। जो सवाल मैंने डिले करना होगा वो मैं डिले कर दूंगा, खुद ही मैं बता दूंगा, बेटा अभी नहीं, 2 दिन बाद, अभी नहीं 20 दिन बाद, अभी नहीं 100 दिन बाद, वो मैं खुद बता दूंगा आपको। अभी नहीं इस सेशन में ही नहीं, अगले पर्चे में, वो मैं खुद बताऊंगा। आपने पूछते रहना सवाल, ठीक है? ओके। तो किस किस को इन दोनों का फर्क नहीं पता? आप तो बता दो। हाँ, हाइब्रिड में 2-3 बच्चों ने कहा यार इन्हें जान नहीं छड़नी, हाथ खड़ा करना लगा, यार हाथ खड़ा कर दे यार, आगे चले ठीक है, छोड़े, कोई मसला नहीं। इकोनॉमिक लाइफ, मैंने कल थोड़ी सी बात शायद की भी थी कि मिसाल के तौर पे आपको 25-30 साल पुरानी गाड़ियाँ भी जो मॉडल हैं वो गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि टोयोटा वालों ने गाड़ी बनाते हुए ये ज़हन में रखा था कि 50 साल तो इस गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमने उनसे पूछा भाई ये कितना अर्सा चल जाएगी गाड़ी? आपने कहा 50 साल तक की गाड़ी के, 50 साल के बाद फिर ये फारे, ठीक है। अच्छा वो भी यूज़ किया से आगे पीछे हो सकता है, किसी ने अच्छा यूज़ किया, किसी ने बुरा यूज़ किया, तो बहरहाल उन्होंने ये सोच कर बनाया था कि 50 साल ये चलेगी। लेकिन जब आपने ख़रीदा इस गाड़ी को तो आपने ये सोचा कि हम 5 साल के बाद इसको बेच देंगे, क्योंकि गाड़ी पुरानी होती है, वीर एंड टीयर ज़्यादा होती है, तो ऐसे मसलों पड़ने की बजाय 5 साल नई गाड़ी इस्तेमाल करो, 5 साल बाद इसको बेच दो और नई गाड़ी ले लो, ठीक है। जैसे कंपनीज़ की पॉलिसी होती है, आप जब मैनेजरियल लेवल पे जाकर लगते हैं, जाते साथ नहीं हो जाता, लेकिन चलो कुछ अर्सा जब आपका गुजरता है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने मैनेजर्स को, मैनेजरियल स्टाफ को नॉर्मली कंपनी मेंटेन्ड कार देती हैं। अब वो ये होता है कि 2, 3, 4, 5 साल के बाद उनकी गाड़ियां बदल दी जाती हैं, क्योंकि बहरहाल कंपनी मेंटेन्ड कार होती है तो उसकी मेंटेनेंस भी तो कंपनी को ही पड़ती है। तो कहते हैं यार 20-25 साल थोड़ा ये गाड़ी रखनी है, 5 साल के बाद ये गाड़ी बेच देंगे और इनको नई गाड़ी दे देंगे। एम्प्लॉय भी खुश, खर्चा भी कम, और इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ये एडिशनल कॉस्ट आती है, ठीक है ना। तो अब फ़र्क क्या आया? बनाने वाले ने, गाड़ी बनाने वाले ने 50 साल लाइफ के लिए उसको बनाया, लेकिन आपने जो बिजनेस, आप कौन है? बिजनेस है, ठीक है ना। मैं ये मिसाल देता हूँ आपको, अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ ना, तो बिजनेस की अकाउंटिंग है, तो आप मतलब बिजनेस, आपने इस गाड़ी को खरीदा और आपकी इंटेंशन, नियत क्या है कि हम इसको सिर्फ 5 साल इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रीसिएशन रेलेवेंट है 5 साल की यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं?
आपकी इंटेंशन कितना अरसा उसको इस्तेमाल करने की, और इकोनॉमिक लाइफ उस एसेट की असल लाइफ है कितनी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी लाइफ रेलेवेंट है? इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ। स्लीप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग तो नहीं, रोजों में तो स्लीप ऑफ टंग ही हो। और जाग रहे हो ना, शुक्र है, शुक्र करो क्लास में आ जाते हो। अभी जो घर बैठ के पढ़ने की नियत कर बैठे हैं ना, अब वो देखो कैसे हिम्मत करेंगे वो। रोजे में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? अच्छा, मुझे जब भी रोजे में नींद ना आ रही हो, मैं काम शुरू कर देता हूँ। कोई भी कंप्यूटर खोला, काम शुरू कर दिया, बस थोड़ी देर ही काम करता हूँ, उसके बाद फिर आप किताब खोलते हैं जी। नींद नहीं आ रही हो ना, चेक कर लेना कभी है, चलो यार आज जरा मैं होमवर्क कर लूँ जल्दी से। फिर एक सवाल करेंगे, दूसरे की नौबत अक्सर नहीं आती, या थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ी सी ना ऐसे डिजीनेस हो रही है। ठीक है जी, तो हिम्मत से बैठना है बस। यहाँ पे यूजफुल लाइफ कहते हैं जी कि इंटेंशन यानी नियत कितना साल इस्तेमाल करने की है बिजनेस की। ठीक है जी, और इकोनॉमिक लाइफ उसकी असल लाइफ है जी, रियल लाइफ कह लो जी असल लाइफ, रियल लाइफ, भाई कह रहे हैं रियल लाइफ लिखें। बात समझ आई, दोनों में फर्क। ठीक है, तो हमारे लिए रेलेवेंट अकाउंटिंग में क्या है? यूजफुल लाइफ, जो हमारी इंटेंशन है। हमारी बला से 50 साल नहीं 500 साल उसकी लाइफ हो, और हमने कितना अर्सा उसको इस्तेमाल करना है, हमने उसको 5 साल करना है। तो जो हमने कॉस्ट इनकर की है उससे हमने कितने साल में फायदा ले लेना है? 5, उसके बाद उसको बेच देना है। तो हम कहते हैं जी आज हमने 10 लाख की गाड़ी खरीदी है और 5 साल के बाद ये 4 लाख की बिक जाएगी, तो फिर 4 लाख माइनस करके बाकी क्या बच गया? 6 लाख डेप्रिशिएबल अमाउंट, कल बताया था। इसको 5 साल पे बांट लें और आप अपना एक्सपेंस बना लें, यही करते आए। ठीक है, यूजफुल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ से ज़्यादा नहीं हो सकती है वैसे तो असूली तौर पे। हाँ, डिस्कशन के लिए जो बात है वो ये होनी चाहिए थी, मैं भूल गया, कि आपको पर्चे के अंदर ये दोनों लाइफ्स दे दे तो कौन सी यूज़ करोगे डेप्शन के लिए? और पर्चे में अगर आपको सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ लिख कर दे दे, दूसरी कोई हो ही ना, तो फिर क्या करोगे? वही इकोनॉमिक यूज़ कर लोगे, वही यूजफुल लाइफ होगी। और पर्चे में सिर्फ यूजफुल दे, इकोनॉमिक का जिक्र ही ना हो, तो हमें तो चाहिए ही यूजफुल। ये तो बात होगी ना पर्चा पास करने के लिए। अब अगली बात यह है कि मिसाल के तौर पे बनाने वाले ने 25 साल के लिए बनाया और आपने भी नियत की मैंने 25 साल इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन आपने बड़े प्यार मोहब्बत से इसको इस्तेमाल किया। ठीक है, और 25 साल जब गुजर गए तो आपने देखा एसेट तो बेहतरीन चल रहा है, तो आपने कहा खाम खा नया ज़रूर लेना, चलाई जाओ। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है लेकिन ये अभी नहीं है। खैर, इसको कहते हैं फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाना। क्या कहेंगे जी? आपने 25 साल पे एसेट को पूरा डेप्रिशिएट कर लिया ना, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मजीद डेप्रिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो नेगेटिव एसेट बन जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, चीज़ें आएंगी। ठीक है, अच्छा, कम हो सकता है जी। डिस्पोज करना ज़रूरी नहीं है, यूजफुल लाइफ के एंड पे जाके आप ना डिस्पोज करें तो मतलब अगर पहले आपको लग रहा था 5 साल बाद आप बेचेंगे, 5वें साल के एंड पे आपने पूरा डेप्रिशिएट कर लिया और 6ठे साल में आपके हालात ही नहीं है नया एसेट खरीदने के, आपने कहा चल तो रहा यार चलने दो, तो करी जाओ यूज़। करेंगे इंशाल्लाह, ये बात अभी ज़रा अर्ली हो जाएगी। ठीक है ना, फुली डेप्रिशिएट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है किसी वक्त में। और एक चीज़ ये चेंज इन एस्टीमेट कहलाती है कि आपने सोचा था कि 5 साल इसकी लाइफ है, ठीक है, इकोनॉमिक नहीं यूजफुल लाइफ। 2 साल गुजरे, ये 2 भाई हैं, ठीक है, इन्होंने भी बाइक लिया, इन्होंने भी इकट्ठा जाकर लेके आए बाइक। ठीक है, इन्होंने जंप देख के और तेज कर लिया, एक टायर पे भी चलाते हैं, और ये जो है ये सुबह सुबह उठते हैं, टाकी शाकी मारते हैं, आराम आराम से उससे पूछ के चलाते हैं। अब 1 साल गुजरने के बाद हो सकता है, ये सोचा तो दोनों ने था कि 5 साल बाद नया बाइक लेंगे, लेकिन हो सकता है साल बाद ये बाइक कह रहे हो नहीं इन्हें साल ही होर कटना है, नहीं बजदा इनू लाहौर ले जाओ। इसके मोटरसाइकिल का हालात ही हैं, और इसका मोटरसाइकिल देखने वाले क्या कह रहे हैं, ले ये तो अभी 5 साल और चलेगा, 2 साल गुजरे हैं, समझ लग ही नहीं रहा कि 2 साल पुराना है। तो ये क्या होता है, एस्टीमेट होता है ना, यूजफुल लाइफ इज एन एस्टीमेट, ये भी चेंज हो जाता है। इसकी अकाउंटिंग हमने पढ़नी है, अभी नहीं, कुछ दिन तक। ठीक है, ओके, तो ज़्यादा ना छेड़ा करें मुझे, अब पढ़ाई नहीं होती ना, फिर गप्पे लगने लग जाती है ना। अच्छा जी, कल हमने फिर बात की थी कि सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब क्या है। कोई एक तरतीब होनी चाहिए, ये नहीं कि कभी कुछ, और कोई एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, सिस्टमैटिक एलोकेशन हो, और उसमें भी स्टैंडर्ड की गाइडेंस है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के जो भी मेथड लगा लो, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि आपके डेप्रिसिएशन का मेथड वो हो जिससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एसेट से आने वाला जो बेनिफिट है उनका पैटर्न सेम हो। यानी अगर आपके एसेट से बेनिफिट बराबर बराबर हर साल आता है आपके अंदाजे के मुताबिक, अच्छा ये भी अंदाजा है, ये भी हम देखेंगे। आपने सोचा था मशीन खरीदी आपने
आपने एक प्लांट इंपोर्ट किया, इंस्टॉल कर दिया, आपने कहा जी 10 साल इसको 20 साल इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है मशीनरी है, हर साल उसकी वियर एंड टियर होती जाती है और उसकी परफॉर्मेंस कम होती जाती है, तो आपने कहा जी 20 साल तक इंशाल्लाह हम इसको इस्तेमाल करेंगे और रिड्यूसिंग बैलेंस हम यूज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक किया आपने। साल गुजरा, 2 गुजरे, 3 गुजरे, आपने कहा यार ये प्लांट है कि क्या बुला है, जर्मन क्या प्लांट बना गए हैं जी, बड़ा ज़बरदस्त प्लांट है, ये तो हर साल ही बराबर फायदा दे रहा है। आपने कहा अच्छा यार लगता है एस्टीमेट में गड़बड़ हो गई, तो कोई नहीं 2-3 साल बाद जाके आप चेंज कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, ये भी देखेंगे हम। लेकिन फिलहाल बात ये कर रहा था कि स्टैंडर्ड ने गाइडेंस क्या दी है कि अगर एसेट से आने वाला फायदा बराबर, तो मेथड भी ऐसा लगाओ जो डेप्शन भी बराबर है, वो स्ट्रेट लाइन है। और अगर एसेट से आने वाला फायदा डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है, तो मेथड वो लगाओ जिससे डेप्शन भी डिक्रीजिंग ट्रेंड पर आए, वो रिड्यूसिंग बैलेंस है। और अगर एसिड से आने वाला फायदा जो है वो ना बराबर है ना डिक्रीजिंग ट्रेंड वाला है, तो आउटपुट की बेस के ऊपर फिर डेप्रिशिएट करेंगे। चौथे का नंबर मैंने नहीं लगाया था, टाइम मैंने नहीं लगा देखने दा आई कैप दी, किसी ने देखी हो स्टडी टैक्स आई कैप की? असी भी तुसी हैं ते तुसी भी असी हैं, अच्छा रोजे हैं ना। चले, ये आउटपुट मेथड के कई नाम हैं, जब इसको पढ़ाऊंगा तो सारे नाम लिखूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आउटपुट मेथड को मशीन आर भी कहते हैं, यूजेज मेथड भी कहते हैं, माइलेज मेथड भी कहते हैं, यूनिट्स मेथड, माइलेज मेथड, आर्स मेथड, मशीन आर्स कह लो, ठीक है, सर्विस आर्स कह लो, कोई भी आर्स मेथड, ठीक है। तो आउटपुट मेथड यूनिट्स की बेस पर, ठीक है। तो सबसे मशहूर नाम यही है। बाकी जब ये करेंगे तो जितने अल्टर, जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस का नाम WDB मेथड भी है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अब जब करेंगे तो दूसरा नाम लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने आपको कहा था स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करें, ये क्या आ जाएगी आपकी, वो अमाउंट जो आपने डेप्रिशिएट करनी ओवर यूजफुल लाइफ। अब इसको डेप्रिशिएट करने के दो तरीके हैं, आंसर सेम ही आता है, या तो आप लाइफ से डिवाइड कर दें या रेट से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, ये भी बड़े मजे की चीज है। आप को मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि यार अगर आपको कन्वर्जन करनी पड़े, यूजफुल लाइफ को रेट में कन्वर्ट करना पड़े या रेट को लाइफ में, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा हूँ, तो ये मुश्किल काम नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे यूजफुल लाइफ लिख दूँ, सिर्फ लाइफ, यूजफुल लाइफ ही लिख देता हूँ सर, फैसला कर लो पहले हैं। यूजफुल लाइफ मिसाल के तौर पे हमारी एग्जांपल में 10 साल थी ना, कल जो बात कर रहे थे 10 साल, जी चलो 10 साल कर लो, 10 सारे डिफरेंट ले लेंगे, कोई मसला नहीं, फिलहाल 10 साल ही कर, 10 साल यूजफुल लाइफ है। मैं कहता हूँ यार कॉस्ट हमारी है 500, ठीक है, तो 500 को डिवाइड करो 10 से, तो आंसर क्या आता है 50 रुपये डेप्शन पर ईयर आ गई। तो मैंने आपको कहा था यार रेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा जी सवाल के अंदर तो आपने हमें 10 साल लाइफ बताई है, रेट तो बताया ही नहीं। तो अगर कोई रेट यूज़ करना चाहे, अच्छा ये यूज़ ज़रूरी नहीं, जो गिवन होगा वो यूज़ कर लिया करेंगे, पागल थोड़ी है कि रेट गिवन हो तो लाइफ निकालने बैठ जाए। लेकिन कभी कभी आगे जाके रीवैल्यूएशन वगैरह में हमें लाइफ की ज़रूरत होती है और वो गिवन नहीं होती है, रेट गिवन होता है, तो उससे वर्क बैक करना पड़ता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आज ही, ठीक है, जब काम आएगा तब काम आएगा। फिलहाल तो यूजफुल लाइफ अगर 10 साल है और मैं कहता हूं कि इसको कन्वर्ट कर दो रेट में, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, 1 ओवर यूजफुल लाइफ इंटू 100, ठीक है जी। तो 1 ओवर यूजफुल लाइफ इंटू 100 कर दें, ये फॉर्मूला आपका है। तो 1 ओवर 10 इंटू 100 करें, आंसर क्या आता है जी 10% कर देना, 100 कर दिया ना 10%। तो यही मैंने आपको बताया था कि आप लाइफ से डिवाइड करें या रेट से मल्टीप्लाई करें। स्ट्रेट लाइन मेथड की बात हो रही है लेकिन आंसर वुड बी सेम, ठीक है। कोई और मिसाल ले लेते हैं, मसलन 5 साल लाइफ है जी, 5 ईयर्स, अगर लाइफ 5 ईयर्स है तो फॉर्मूला ऊपर लगा हुआ है 1 ओवर 5 इंटू 100, 20% आ गया, ठीक है जी। और 20 साल ले लें, 50 साल, कुछ भी ले लें, 20 साल ले लिया हमने, तो 1 ओवर 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 5%। तो ये क्या है जी, हमने यूजफुल लाइफ को रेट में कन्वर्ट किया। अच्छा, रेट को भी यूजफुल लाइफ में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, 1 ओवर रेट कर दें,
हाँ, लेकिन उसको आपने यूज़ करना है तो परसेंटेज में ना लिखना बल्कि पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है जी। 1/, रेट करेंगे तो आप रेट से लाइफ पर आ जाएंगे। ये करना पड़ सकता है आपको। लाइफ से रेट निकालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लाइफ गिवन होगी तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आप लाइफ यूज़ कर लेंगे, रेट गिवन होगा तो रेट यूज़ कर लेंगे। मसला तब आता है जब आपको यूज़फुल लाइफ ना गिवन हो, आपको चाहिए हो, सवाल में आपको रेट गिवन हो, तो आप फिर कैसे निकालेंगे? आप 1/, तो 1/0.1 ये मैं कह रहा हूँ कि डेसिमल के साथ यूज़ करो। तो ये वापस आप अब बाकी जल्दी से कैलकुलेटर पे करके देखो, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर निकाल लिया करो। अकाउंटिंग क्लास में आया हुए कौन कौन ऐसा बच्चा है जो कैलकुलेटर लेके नहीं आया आज? अच्छा, कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका आज पहला दिन है? कुछ नहीं कहता, हाथ खड़ा करो। लेक्चर लेके आए? यूट्यूब पे भी अवेलेबल किया था? नहीं। अच्छा, एक बात है, बोलना सच है, ठीक है ना? सच निजात देता है, याद रखना। झूठ हलाक करता है। और किस किस का पहला दिन है इधर? हाइब्रिड से किस किस का पहला दिन? लेक्चर लिया कल? ऐसे भी हिला दो सिर, मुझे पता लग जाएगा। लिया लेक्चर? नहीं लिया जी। फीमेल स्टूडेंट्स में जो नहीं, माशाल्लाह। इधर और किसका आज पहला दिन? चलो कोई नहीं, पहले दिन की माफ़ी होती है। जो हमने पढ़ा था वो मैंने रिवाइज कर लिया किसी न किसी हद तक। और वैसे भी अभी इंट्रो वाली बात थी, मे बी आज तो नहीं, कल फिर डिस्पोजल पे पहुंचेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है डिस्पोजल डायरेक्ट तो नहीं करवा सकता मैं। मुझे पता है आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी कोई कहीं से पढ़ के आया, कोई कहीं से पढ़ के आया, तो सबको एक फॉर्मेट पे, एक तरतीब पे लेके आना होता है और बहरहाल बेस से चीज़ों को उठाना होता है। इंशाल्लाह आज डिस्पोजल की बात नहीं होगी तो कल से डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट स्टार्ट हो जाएगा। ये आपने इंट्रो में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। दिल मेरा यही है कि स्ट्रेट लाइन को ही चलाता जाऊँ, डिस्पोजल करके फिर रिड्यूसिंग बैलेंस को पकड़ लें, उसको डिस्पोजल कर लें, फिर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, फिर चेंज इन एस्टीमेट और फिर रीवैल्यूएशन। उसके बाद फिर तैयारी शुरू करेंगे पर्चे की। हाँ, पर्चे में जो सवाल आता है ना, वो इन चीज़ों ये बड़े बड़े सवालों में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा आपको आगे जाके पास पेपर्स में। अब ये पहले दिन दूसरे दिन आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिल गई बड़ा सवाल बनता है, ठीक है जी। जल्दी करें जी, कैलकुलेटर यूज करें। कैलकुलेटर 1/0.2, अब उधर से देख के 5 ना बताओ ना, कैलकुलेटर पे यूज़ कर लो, ठीक है। अच्छा, और 1/0.05 कहता 0.0। अच्छा नहीं, आंसर 0 मैंने कहा लगता है 20 ईयर्स। ओके, तो ये जो हमने किया है इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ यूजफुल लाइफ इनटू रेट, या वाइस वर्सा कह लो, ठीक है, या रेट इनटू यूजफुल लाइफ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड की बात हो रही है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ऐसे नहीं हो सकता। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपका रेट निकालने का फॉर्मूला ही डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, इंट्रो में ना एक और मामला भी आप देख कर आए। आप ये काम स्ट्रेट लाइन में भी नहीं करते थे, डेप्सिबल अमाउंट नहीं निकालते थे। उसके लिए फिर आपको रेट जो है ना, वो हर सूरत में रेट ही निकालना पड़ता था और रेट निकालने का भी फॉर्मूला था। लेकिन मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा, फिर बाद में बात कर लेंगे। मैं इसलिए इनको अलग रख रहा हूँ, मैंने यूज़ भी यही करना है। और ज़रा दूर दूर रहें, ज़रा मैं चाहता हूँ दूर दूर रहें ज़रा। कौन? स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस दूर दूर रहें ज़रा, इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर यही काम यूज़ करूँगा। बाकी कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कहेंगे तो वो बता दूंगा। लेकिन अब बस आपके लिए फॉर्मूला यही है स्ट्रेट लाइन मेथड का, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लाजमी करेंगे आप, ठीक है। ओके, चलें जी। अब सवाल आपको दिया था होमवर्क में, चलो छोड़ो उस सवाल को, पहले कोई एक सवाल ऐसे छोटा सा कर लेता हूं मैं। कॉस्ट है एसेट की 1500। ज़रा छोटा सवाल करना चाह रहा हूँ ना, ज़रा उसको कंप्लीट कर लूँगा ना जल्दी से। और आपको जो 2-3 बातें बताई थी वो 2-3 बातें सामने नज़र भी आ जाएंगी। रेजिडुअल वैल्यू इसमें रखते हैं आप, ठीक है ना। 300 रुपये रेजिडुअल वैल्यू रख लें, ठीक है जी। और ये रुपीज़ में चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद यूज़फुल लाइफ है, मार्कर मज़ा नहीं कर रहा। 3 ईयर्स, 3 ईयर्स इसकी यूज़फुल लाइफ, ठीक है। ईयर एंड अब आप पूछोगे
तो ये एंड 31 दिसंबर कर लो, ये डेट ऑफ परचेज आप पूछोगे, यार एक ही बार बंदा पूछ लेता है ये चीज़ें। अच्छा मेरे दिन में जैसे आ रही हैं जी, यकम जनवरी 2020, ठीक है, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है बेटा, तो हमसे आना चाहिए पाए ना, आखिरी वाली एक दो रोज से मैं पूछता हूँ। अच्छा जी, अब वर्किंग जो है उसका कोई पेट फॉर्मेट होता नहीं है, लेकिन हम बना लेंगे, ठीक है। हम एक आध जो फॉर्मेट डिसाइड करेंगे, ये फॉर्मेट फिर हमारे साथ ही चलना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, मैं फॉर्मेट यही यूज़ करूँगा, क्योंकि दरअसल ये फॉर्मेट मैंने आगे रीवैल्यूएशन में आपके साथ जो है वो लेकर चलना होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मेट बहुत आसान है, मुश्किल कोई नहीं है। 3 साल के लिए इस एसेट को, रिक्वायरमेंट नहीं लिखी मैंने, ओहो सॉरी, रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट, WDV जो भी कह दें, कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, WDV एक ही चीज़ के नाम है, क्या होता है अभी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। फॉर 3 years, ठीक है जी, यानी जो 3 साल इसकी ज़िंदगी के हैं ना, वो 3 साल पूरे के पूरे आपने डेप्शन भी निकालनी और बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू को पता है क्या होती है? बुक वैल्यू किसे कहते हैं? कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? कैरिंग वैल्यू किसे कहते हैं? सब एक ही चीज़ के नाम है, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू, ये कहते हैं एसेट किताबों में किस पर नज़र आ रहा है, किताबों में किस अमाउंट पर नज़र आ रहा है। तो जो एसेट होता है ना हमारा नॉन करंट एसेट, उसकी एक कॉस्ट होती है जितने का हमने ख़रीदा था, लेकिन फिर वो इस्तेमाल होने की वजह से वैल्यू लूज़ करता है, जिसको हमने नाम दिया था डेप्रीसिएशन का। तो वो डेप्रीसिएशन उस कॉस्ट में से माइनस करके हम एसेट को किताबों में शो करते हैं, और वो जो वैल्यू है कॉस्ट में से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो उसकी वैल्यू बची, उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू, यानी बुक्स में नजर आने वाली वैल्यू। कैरिंग वैल्यू मतलब एसेट कितनी अमाउंट पर कैरी कर रहे हैं हम बैलेंस शीट में, कैरिंग अमाउंट, ये कैरिंग वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब एसेट को राइट डाउन कर लिया है हमने डिडक्शन माइनस करने के बाद, ठीक है। तो ये सब एक ही चीज के नाम है, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन कर दें तो। लेकिन अगर तो एसेट 1 साल पुराना है तो कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन इज बुक वैल्यू, और अगर एसेट 2 साल पुराना है तो कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू बुक। 3 साल पुराना है तो कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन माइनस डेप्शन माइनस डेप्रीसिएशन। क्या मतलब? अक्यूमुलेटेड डेप्शन कहते हैं इसको, आज तक की डेप्शन। तो जिस दिन खड़े हैं आप उस दिन तक की डेप्रीसिएशन अगर आप कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो उस दिन की बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो एक और फॉर्मूला भी हमने जल्दी से देख लिया, रिवाइज किया, बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट या WDV का फॉर्मूला क्या होता है जी? एक और भी याद इधर लिख ही दूं, सारे लिख देता हूँ, ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, सुन लें, किसी को ये ना मसला रहे, आप पूरा लिख लीजिएगा अगर कोई मसला है तो। ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं पूरा, लेकिन बहरहाल किसी को नहीं पता होता तो उन्हीं के लिए पूरा बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या जी? WDV भी कहते हैं इसको, कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं इसको, कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं इसको, और क्या बोला था मैंने? बुक वैल्यू, ठीक है जी। तो ये सब के सब यही है, ठीक है, और सही है। फॉर 3 years यहाँ लिखा था मैंने। चलें जी, तो अभी तक मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला याद कराया जो आप पढ़ के आए थे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ। फिर मैंने आपको डेप्रीशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला का रिवाइज कराया था, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। फिर मैंने आपको अच्छा रेजिडुअल वैल्यू क्या बताई थी आपको, थोड़ी याद करके बताएं। आज लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर ये अंदाजा एस्टीमेट होता है कि लाइफ के एंड पे इसके कितने पैसे मिलेंगे, और ये सेल प्रोसीड नहीं है। अगर दरमियान में 2-3 साल बाद किसी दिन एसेट को बेचेंगे तो उस दिन जो पैसे आएंगे वो सेल प्रोसीड है, वो बताऊंगा आपको डिस्पोजल में जाके। परसों नहीं, कल इंशाल्लाह डिस्पोजल हम करेंगे, उसमें फिर देखेंगे। रेजिडुअल वैल्यू जरूरी भी नहीं है कि वही मिले एंड पे जाके, वहीं से तो गेन लॉस निकलता है। रेजिडुअल वैल्यू जरूरी भी नहीं है कि सेम, अच्छा रेजिडुअल वैल्यू जरूरी भी नहीं है कि सारी जिंदगी सेम रहे, वो भी एक अंदाजा है। तो अंदाजे में, यानी जब मैंने आपको एस्टीमेट चेंज करवाना है ना, तो मैं इन चीज़ों के बारे में कहूँगा कि ये एस्टीमेट है। एक आपने जैसे देखा, डेप्रीसिएशन मेथड इज एन एस्टीमेट, फिर यूजफुल लाइफ इज एन एस्टीमेट, फिर
रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टीमेट, सब जाग के बैठेंगे इंशाल्लाह। रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टीमेट, तो ये अगर एस्टीमेट मतलब अंदाजा, अंदाजा है तो उसमें चेंज भी आ सकता है। वो अकाउंटिंग हमने पढ़नी है वो 4-5 दिन बाद जाके इंशाल्लाह, ठीक है। जब डिस्पोजल वगैरह कर लेंगे उसके बाद फिर यानी नेक्स्ट वीक में हम चेंज इन एस्टीमेट करेंगे। ओके, अच्छा चलें जी, बात सवाल कहाँ कितने तक कितने रह जाता है। एक फॉर्मेट हम रखेंगे जी पक्का पक्का, डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट। इसी फॉर्मेट को हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये तुम रख लो, ये इधर जो रखूंगा ना ये फिर उनको दे देना जब को आए तो, ठीक है। डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट। एसेट का नाम मैंने कोई नहीं लिखा तो चलो ठीक है। अच्छा, अब जब रीवैल्यूएशन करेंगे ना जी तो इसी के आगे 2 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे और ये वर्किंग 3 कॉलम पे चली जाएगी। और फिर आप इंशाल्लाह कैफ 1 जब पास कर जाएंगे, कैफ 2 में चले जाएंगे तो फिर IAS 12 एक स्टैंडर्ड आएगा डेफर्ड टैक्स का, ठीक है। यानी टैक्स जब इस FAR 1 में टैक्स आपका रेलेवेंट नहीं है बिल्कुल भी, टैक्स यहाँ पर अक्सर सवालों में लिखा हुआ भी मिल सकता है, आपको लिखा होगा इग्नोर टैक्सेशन, ठीक है। तो आप कहोगे ये क्या यार बताएं सर टैक्स क्या है, तो आगे जाके पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी मुसीबत थी, शुक्र है ये इग्नोर्ड ही था। यानी कि FAR 2 में जाएंगे तो ये 2 कॉलम के आगे फिर और 2 कॉलम्स और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 2 कॉलम्स और ऐड हो जाएंगे, यानी 5 कॉलम वाली वर्किंग यही बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये आज जो वर्किंग का फॉर्मेट बना रहे हैं ये अगले साल तक आपको आपका पीछा करता रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। किस दिन खरीदा हमने एसेट को? 1 जनवरी 2020 को। कॉस्ट कितनी है इसकी? 1500, ठीक हो गया। अच्छा बाय द वे इसकी एंट्री क्या होगी? एसेट खरीदने की एंट्री याद है? कुछ याद है? एंट्री याद है कि भूल गए यार? ये 2-3 ब्लैक मार्कर उठा दो उस्ताद, इंजीनियरिंग काम चलना मिल लग रहा है। हिट एंड ट्रायल ये भी इधर ही रख लो ना अपने पास, रिटायर वाले अच्छे कर दो। अच्छा अच्छा जी, एंट्री 1 मिनट के लिए जरा मुझे पहले ये चले, ठीक है एंट्री बताएं पहले जी। एंट्री, जर्नल एंट्री जरा रिवाइज कर। जर्नल एंट्रीज हर टॉपिक में हर चीज हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ये सबसे बुनियादी चीज है। आपको पता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर आपकी सबसे पहले एंट्री आती है, तो ये जर्नल एंट्री से ही हम बात शुरू करेंगे। जर्नल एंट्री से आपने लेजर बनाना सीखे थे, और फिर वैसे तो इंट्रो जब मैं पढ़ाता था तो मैं तो आप पहले अकाउंटिंग इक्वेशन करके लेजर से थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट सिखाता था। बहरहाल तरतीब होती है, कोई भी है, कोई मसला नहीं। जर्नल एंट्री, उसके बाद जो तरतीब वैसे फ्लो है, जर्नल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल, और ट्रायल से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करती हैं। तो हम हर टॉपिक में यही काम करेंगे, जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक, लेकिन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे हम, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है वो आपका इंट्रो के अंदर है। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने बनानी है वो एनपीओ की बनानी है, उसमें इनकम स्टेटमेंट नहीं होती, उसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है उनकी भी, लेकिन वो जो पीएनएल और बैलेंस शीट आप बनाते आए हैं वो मुकम्मल वाला, ट्रायल वाला अब आप नहीं बनाएंगे। हाँ, हर टॉपिक के अंदर एक्सट्रैक्ट्स तक हम इसलिए जाएंगे कि ICAP भी एक्सट्रैक्ट्स जो है वो पूछा करता है, ठीक है। एनीवेज, जर्नल एंट्रीज में पहली जर्नल एंट्री 1 जनवरी 2020 को आप करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? हाँ, कैश डेबिट कर दूं, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। किसी को ये एंट्री ना आती हो तो हाथ ना खड़ा करे, शर्मिंदा हो जाए थोड़ा सा। नहीं बता दें भाई, देखो एसेट इंट्रो में आपने पढ़ा था ना, 5 मेन कंपोनेंट्स हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, जिनमें एसेट बढ़े तो डेबिट होता है, कम हो तो क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही एसेट्स इन्वॉल्व हैं, एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट, और जेब से कैश निकल जाएगा। ये एसी खरीदने गए हम तो कैश पे किया हमने, तो जेब से कैश निकल गया और कंट्रोल में ये एसी आ गया, तो एसी वाला, एसी नामी एसेट डेबिट और कैश नामी एसेट क्रेडिट, सिंपल। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। 1500 से ऊपर डेबिट क्रेडिट आप लिखा करते थे, नीचे नरेशन भी आप लिखा करते थे। लाल लिख लो यार, हेलो यार, नाराज क्यों होते हो? हेलो, एसेट परचेज। अरे नरेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं होती।
अच्छा, आई कैप एंट्रीज मांगे तो अक्सर ये लिख देता है साथ, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। ये मार्क का कसूर नहीं, उन्होंने कुछ सफाई किया लगता है नीचे कुछ ना, वो केमिकल लगा हुआ, ये उसका कसूर है। नज़र आ रहा है बेटा आप लोगों को एंड पे, थोड़ा माजरत के साथ ज़रा, इसका ही कसूर। ये ऐसे बेचारे इधर साइड पे होते जा रहे हैं, फिर भी मैं ट्राई करता रहूँगा। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद अब एसिड पूरा साल इस्तेमाल हुआ, वैसे क्या होना चाहिए, अब इस एसिड को डेप्रिशिएट करना चाहिए ना, तो एसिड पूरा साल इस्तेमाल होगा और साल के एंड पे उसको डेप्रिशिएट करेंगे। क्या एसिड की डेप्रिसिएशन सिर्फ साल की ही निकल सकती है? भाई एसिड की डेप्रिसिएशन आप डिवाइड, आपने यूजफुल लाइफ से डिवाइड किया तो ईयरली डेप्रिसिएशन आ गई, तो आप अगर उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली आ जाएगी। अच्छा, आप उसको 52 से डिवाइड करें तो वीकली आ जाएगी, 365 से डिवाइड करें तो, अच्छा फिर आप आवर्ली भी निकाल सकते हैं, आप मिनटली भी निकाल सकते हैं, सेकेंडली भी निकाल सकते हैं, कोई एंड तो है नहीं इसका। तो क्या हमारा और कोई काम ही नहीं है, हम वेले निकम्मे अकाउंटेंट्स का यही काम है बस, हर रोज जाते हुए जी हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री करके जाना है, हमारा एसेट एक दिन तो वैल्यू लूज करके, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमने जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने बैठना है ना, तो उस वक्त बैठ के हमने एक ही बार जनरल एंट्री कर लेनी डेप्रिसिएशन की। तो फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम ईयरली बेस पर चल रहे हैं, फाइनेंशियल नॉर्मली ईयरली बेस पर बनती है ना, और मैंने वैसे भी कहा कि 3 साल की डेप्रिसिएशन निकालें, तो साल पूरा गुजरने देंगे, साल के एंड पे जाके एक बार कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन और एक ही बार उसकी एंट्री करेंगे। हर रोज इसकी एंट्री नहीं पड़ रही होती, ठीक है ना। करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन और बड़े काम हैं, ठीक है, और भी गम बहुत हैं। तो 31 दिसंबर, डेट पहले ना लिखा करें, मेरा आज से ही आपको मशवरा है, डेप्रिसिएशन के सामने अभी डेट नहीं लिखनी, ठीक है। अब 1500 रुपए का जो एसेट है, डेप्रिसिएशन पूरा लिखना जरूरी है आज? चलो पहली दफा लिख देता हूं, कब आपने एब्रीविएशन यूज करना है कब नहीं, तो भाई सादा सी बात है, अगर रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे उसने कहा जर्नल एंट्रीज कर दो, तो मैं यहाँ पर फिर एब्रीविएशन यूज नहीं कर सकता, वर्किंग्स के अंदर दबा के करो, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। थोड़ा ये ध्यान रखना है। उसने कहा लेजर बना दो, तो फिर लेजर में आपने एब्रीविएशन यूज नहीं करने। और अगर उसने कहा है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाओ, तो लेजर आप वर्किंग बना रहे हो, मंड के रखो काम, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी। रिक्वायरमेंट एड्रेस करते हुए बैलेंस शीट, उसने कहा है बैलेंस शीट के फेस के ऊपर एब्रीविएशन यूज ना हो, वो फिगर जहां निकाल रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, करो फिर एब्रीविएशन यूज, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। कम अज कम रिक्वायरमेंट की हद तक तो आपने नहीं ये काम करना। खैर चले, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल रहा हूं मैं, तो कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय, अब मैं पागल थोड़ा हूं कि मैं यहां से फिर रेट निकालूं और वो काम भी करके देखूं, बट ठीक है, जो चीज सवाल में गिवन होगी वो यूज कर लेंगे। सिखाया सिर्फ इसलिए है कन्वर्जन करना कि अगर कभी जरूरत पड़ जाए रेट से लाइफ पे जाना, लाइफ से रेट पे आने की जरूरत होती नहीं है स्ट्रेट लाइन के अंदर, रेट से लाइफ पे जाना स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, अगर जरूरत पड़ जाए तो उसको निकालना आता हो जी। अब ये 400 रुपीज की जो डेप्रीसिएशन है, ये किस दिन खड़े होकर आपने निकाली? अच्छा, अब आप गौर करें और मुझे कोई बच्चा ये वजह बताए कि मैंने ये 31 दिसंबर 20 पहले क्यों नहीं खड़े होकर देखा, लिखा, जब डेप्रिसिएशन लिख रहा था तो। नहीं, बड़ी पते की बात कर रहा हूं, अगर आप 31 दिसंबर 20 पे, ये आगे जाके आपको हेल्प देगी, रिविजन बहुत ज्यादा, अगर 31 दिसंबर 20 पे खड़े होकर आप लाइफ देखें तो 1 साल तो गुजर चुका है, रिमेनिंग कितना है, तो धोखा लग सकता है बच्चों को। इस दिन खड़े होकर लाइफ निकालें कहीं और यहाँ पे 2 लिख दें, जो कि गड़बड़ हो जाएगी, इसका मतलब 1 साल है ही नहीं था जिंदगी में, ठीक है। तो इसलिए डेप्रीसिएशन निकालते हुए पहले डेट मत लिखना जिस दिन निकाल रहे हो, इससे धोखा लग जाता है, ठीक है ना। सामने डेट ही कौन सी पड़ी है, 1 जनवरी 20, तो 1 जनवरी 20 को एसेट आया था, उस दिन कितनी लाइफ थी इसकी, 3 साल, तो उस पर डिवाइड किया। खैर अभी छोड़ें, ये बहुत अर्ली बात है, आ जाएगी समझ के क्यों कह रहा हूँ, फिलहाल छोड़ें। आदतें बना रहा हूं, कुछ अच्छी आदतें पड़ जाए ना तो आगे जाके फायदा देती हैं, ठीक है ना। आदत बना लो, डेप्रीसिएशन निकालते हुए पहले डेट ना लिखा करना, ओके। अच्छा जी, अब ये डेप्रीसिएशन है, इसकी एंट्री क्या है, तो 31 दिसंबर 2020 पर जाकर आपने डेप्रीसिएशन की एंट्री पास की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, अब मेरी बात सुने, डेप्रीसिएशन क्या है, एसेट की वैल्यू में कमी, एसेट की वैल्यू में कमी, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बढ़ गया, एसेट की वैल्यू कम हुई, मतलब एक एक्सपेंस है बढ़ गया, तो
लिखिएगा नहीं प्लीज, ठीक है। एसेट क्रेडिट कर दें, बिल्कुल ठीक एंट्री है, कोई इसको गलत तो नहीं कह सकता, ठीक है। ये भी एक एंट्री है, एसेट की वैल्यू में कमी है तो एसेट कम होगा तो क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। लेकिन ये अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, इसकी भी वजह आपको कुछ अरसे में समझ आएगी। आपके पास एक और ऑप्शन भी है जो कि ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है। क्यों आपको इंट्रो में उस्तादों ने वो एंट्री करवाई थी, उसका सही मानों में पता आपको यहाँ पे आके लगेगा जब आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाएंगे, जो इस बार भी 16 नंबर का आया हुआ था पर्चे के अंदर। 15 से 20 नंबर का जो सवाल आता है ना, असल में इस टॉपिक में से 3 तरह से सवाल टेस्ट कर सकता है इसमें। अच्छा, जबरदस्ती करके को बोलूं तो चार तरह से कर सकता है। क्या कह दे वो, आपको कहेगा सबसे ज्यादा जो टेस्ट हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाओ, इस पूरे सफे के ऊपर नोट आया करेगा इतना, वहां से शुरू होगा नोट और यहां तक नोट ही होगा, वर्किंग्स भी डाल लो तो थोड़ा और भी जगह चाहिए होगी, ठीक है, लंबा चौड़ा सवाल होता है। तो पीपीई का नोट बना दो, एक रिक्वायरमेंट ये सबसे मशहूर। फिर दूसरा काम वो करवा लिया करता है, एक्सट्रैक्ट्स बना दो, वो भी आज इंशाल्लाह शुरू करते हैं, इसी सवाल से कर देंगे शुरू। चलो अब सवाल आ ही गया सामने में, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट्स बनवा लेता है वो आपसे, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनवा लेता है, ठीक है। हिम्मत करके जाग के बैठना आज, ठीक है। और तीसरा वो जर्नल एंट्रीज पूछ लेता है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज पूछ लेता है। और चौथा जो कि बहुत कम है FAR 1 में, FAR 2 में ज़रा ज़्यादा है, वो FAR 1 में क्या कह देता होता है, डिस्कस कर दो, देख के ना एडजस्टमेंट। तो जो आपको अकाउंटिंग एंट्री है ना, वो अकाउंटिंग एंट्री नहीं करवाता, कहता जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, डिस्कस अंग्रेजी में लिख दो। तो यहाँ पे FAR 1 में बहुत कम है ये, बट पूछ सकता है इसके अंदर, ये 4 तरह से सवाल पूछता है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट भी सही एंट्री है, लेकिन आपको नोट बनाते हुए पता लगेगा कि असल में स्टैंडर्ड ये रिक्वायर करता है कि एसेट की कॉस्ट अलग रखो और उसके अंदर होने वाली जो कमी है उसको अलग अकाउंट के अंदर रखो, ठीक है ना, एसेट अलग और उसके अंदर होने वाली कमी को अलग, ताकि किसी भी वक्त आप देखना चाहें तो आपको पता हो कि एसेट जब खरीदा था तो कितने का आया था और आज तक कितनी वैल्यू लूज कर चुका है इस्तेमाल की वजह से, ठीक है ना। तो इसलिए फिर आपने सीखा था बचपन के अंदर, ये दोनों एंट्री सही है, ये भी मैं किसी वक्त करवाऊंगा आगे जाके, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू भी बन जाता है इस एंट्री से। वो इसलिए जरूरी है कि आपके कैश फ्लो के टॉपिक में, एनपीओ के टॉपिक में आपको वो वाला काम भी करना आना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए वो सिखाऊंगा, पर अभी नहीं, अभी हम जो चाहिए हमें पीपीई के अंदर जो स्टैंडर्ड कहता है वो वाला काम हम पहले कर लें। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट में क्रेडिट करने की बजाय किसी और अकाउंट में क्रेडिट कर दें, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते थे, आपने क्या रख लिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। रखना अलग है सिर्फ जर्नल एंट्रीज की हद तक, लेजर्स की हद तक, लेकिन बैलेंस शीट में जाके आप क्या किया करते थे, नेट कर देते थे। बैलेंस शीट के अंदर क्या नजर आती है, वही बुक वैल्यू, ठीक है। हर बच्चा अपने साथ वाले बच्चे को देख ले, कुछ सो रहा हो तो, आप अकेले बैठे आपको मैं खुद देख लूंगा, ठीक है, कुछ सो रहा हो तो उसको जगा दें, ठीक है जी। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हर बच्चे के बारे में बोला है, तो हर बच्चा, आप भी मेरे बच्चे हैं, सारे बच्चे, मैं बोलता हूँ हर बच्चा, तो उसका मतलब ये होता है कि ये सारे बच्चे, ठीक है ना, सारे ही बच्चा है मेरे, बच्चा तुम्हें मैं खुद देख लूंगा, ठीक है, देख लूंगा तुम्हें मैं देख लूंगा जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अभी भी बच्चे नहीं देख रहे अपने हमसायों के, हुकूक है भाई, को सोया रह गया, पढ़ गया उस्ताद वो चीज और वो सोया रह गया, तो क्या जवाब दोगे अल्लाह को, ध्यान रखो अपने हमसायों का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड, अब मैंने एक्डेप लिख दिया है, आपको मसला है तो आप पूरा लिख लें ना, ठीक है, आप लिख लें पूरा, सादा बात बता दी आपको। अगर उसने जर्नल एंट्रीज रिक्वायर की हुई हैं तो आपने पूरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना होगा, ठीक है। ये जल्दी जल्दी मैं रिवाइज कर रहा हूं इंट्रो, इंशाल्लाह गम ना करें जी। इस एंट्री में सादी डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है फॉर द ईयर और ये अक्यूमुलेशन है जो इकट्ठी कर रहे हैं हम, अभी नहीं पता लगेगा, लेजर्स पे जाने दो, ठीक है। लेजर भी बना दूंगा, इसी जगह बनी जाएगी, लेजर भी बना दूंगा, एक्सट्रैक्ट्स भी बना दूंगा, जो कहोगे कर दूंगा, ठीक है ना। आज लब भी गया अगर सवाल थे सांझा जी, लेकिन फिर ये सारे काम आपको भी करने पड़ेंगे। सोल्यूशन में मेरे पास किताब है, वो सारे काम नहीं होंगे जो सारे आपको करने पड़ेंगे, उसमें सिर्फ एंट्रीज, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला होगा, लेकिन मैं फिर इसी फॉर्मेट पे कल चेक करूंगा आपका। अच्छा चलें, ये क्या किया जी आपने, चार्ज, क्या 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 नरेशन लिखे, नरेशन कुछ नहीं होता, जो एंट्री आपने किया ना उसी का बताना था, ये क्या किया आपने, तो क्या किया आपने, रिकॉर्डेड चार्ज डेप्शन, रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, कुछ भी लिख दो, बस जो किया है वो लिखना है। तो रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन,
बेटा बिल्कुल आप ना लिखिए, अगर सवाल में वो कह दे तो लिखना पड़ सकता है ना, इसलिए आना तो चाहिए। रॉकेट साइंस नहीं, सवाल किसका है? कोई रॉकेट साइंस है नहीं असल में, लेकिन मसला ये है कि अगर वो कह दे कभी नरेशंस लिख दो तो पता तो हो के होता क्या है। आसान सी बात भी पता ना हो तो वही मुश्किल बन जाती है, ठीक है। तो नरेशंस असल में तो एंट्री के साथ लाजिम चीज है, लेकिन आईकैप जब भी एंट्रीज मांगता है आपकी रिक्वायरमेंट में नीचे लिखा होता है, कहेगा पास जनरल एंट्रीज और आगे ब्रैकेट में बोल्ड करके लिखा होगा नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। लेकिन वो ये भी तो कह सकता है नरेशंस आर रिक्वायर्ड, तो फिर एक बार लिख लेंगे, सामने से गुजर जाएंगे तो पता होगा कि कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। अगर हमने एंट्री कर लिया तो उसी को थोड़ा आसान अल्फाज में नीचे एक दो अल्फाज के अंदर बता देना है। तो रिकॉर्डेड, एक मिनट पूरा लिखने लाइन दो यार, रिकॉर्डेड कल्ले कल्ले आया करो, रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2020, ठीक है, या फॉर द ईयर एंडेड 2020। जी अब फरमाएं। अच्छा अगर ना बताए, वैसे बताता है, ना बताए तो असूली तौर पे लिखना चाहिए। अगर सवाल में सिर्फ कहता है रिकॉर्ड पास जर्नल एंट्रीज तो फिर नरेशन समेत करो, असूल तो यही है, ठीक है। इसीलिए आईकैप जो है वो नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड लिख रहा है, ठीक है, लिख देता है। एंट्रीज करो, मिसाल के तौर पे देख लें जरा, मसलन मसालन मसूलन, पास पेपर ढूंढते हैं ਕਿਹੜੇ ਕਮੇ ਲਾਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ करना है। अच्छा एक दो जगह पे क्वेश्चन बैंक में ना, क्वेश्चन बैंक में आईकैप ने जनरल एंट्रीज मांगी हैं तो देखूंगा फिर, चलो छोड़ो फिलहाल मैं पास पेपर दिखा लूँ। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कैसे लिखता है वो जो मैं कह रहा हूँ। ये सोल्यूशन चल रहे हैं, ये आगे जनाब ये देखो, ये सबसे आखिरी सवाल मेरे सामने है। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ केएल ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 24। मोस्ट रिसेंट आपकी किताब में ये सवाल है, एंड पे सबसे पड़ा हुआ है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अदब में है ना, रिस्पेक्ट अदब, अच्छा जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन ये जनरल एंट्रीज पास करो। और कहता है नेसेसरी वर्किंग शो करो, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। और बढ़ते हैं आगे को, और एंट्रीज वाला एक दो तो होना। ये तो उसने पीपी का नोट मांगा हुआ है, आगे चलो। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए, ये जो मैंने बात कही थी कि इस तरह के सवाल पूछता है, बड़े बड़े सवाल ने तो बड़े बड़े नंबर ने, इसको इजी मैंने कहा है नहीं लेना, इसका अपना सवाल तो लाजिम है कि हम देखेंगे, लेकिन इसके अलावा ये आलू भी है, हम इसको हर जगह और भी देखेंगे साथ, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ 25 से 30 नंबर पर्चे में इसी के होते हैं, हालांकि नाम से तो इसका सवाल एक ही होगा। ये भी मैं सेफली स्पीकिंग कह रहा हूँ, 25 से 30, इससे कुछ ज़्यादा ही हो जाते होंगे, ठीक है। तो बहुत कीमती वक्त आपका है ये जो इस पे लग रहा है। जितना अच्छा इसको तैयार करोगे उतना सारा FAR1 यू विल किल द वेव्स। यू नो व्हाट आर वेव्स एंड व्हाट इज इट्स किलिंग, डोंट यू नो? मुझे चलो यार छोड़ो यार, समझ आ गई थानू, गल्लां कराई जाओ मेरे को। अच्छा जी वापस आए आप, सॉरी ये तो सवाल ही नहीं, सवाल तो यहाँ पे देखने के, ये आसान सा सवाल लिख दिया था मैंने। अच्छा जी अब क्या करें, अब ईयर एंड पर इसको क्लोज करना है, ठीक है, इसको क्लोज करना है, क्लोजिंग बैलेंस इसका निकालना है। तो एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी बताओ, कैसे निकला 1100, 1500 में से 400 माइनस किया तो 1100 रुपया आ गया। ये 1100 क्या है, बुक वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट है, जो भी लिख लो, ठीक है, 1100 रुपया ये कैरिंग अमाउंट आ गई। 31 जी बेटा, किस में से बेटा? नहीं 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 नहीं, नहीं। किसने बोला? तो डेप्रिसिएशन के लिए माइनस करनी है। डेप्रिसिएशन निकालते हुए ये तो एंड पे बचेगी भाई 300, 1500 में 300 पड़ा होता है। ये इसलिए मैंने 3 साल वाला सवाल उठाया था कि मैं एंड पे रेजिडुअल वैल्यू दिखाऊंगा कि यह है, देखो 300 ही बचे आज। असल में तो मैंने इसलिए उठाया था, लेकिन बात फिर और तरफ निकल गई, फिर मेरा भी दिल कर पड़ा भाई इसी में ही सब कुछ कर देते हैं, ठीक है, करना तो ये सारा कुछ था ही अगले सवाल में, इसमें कर लेते हैं। ओके जी, अच्छा जी 1100 की कैरिंग अमाउंट आ गई। अब अगर कोई मुझसे कहे एक्सट्रैक्ट्स बना दो, जरा लेजर्स के बगैर एक्सट्रैक्ट्स बनाओ जरा डायरेक्ट एकदम, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपने जो नाम सुना था, इस पेपर में आके आप ये पूरी बनाएंगे। मतलब आपने भी जो बनाया था वो सिर्फ PNL था,
स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रेडिंग भी होता है, ठीक है ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI ये क्या बला है, ये जब हम 50 लेक्चर से ऊपर जाएंगे ना इंशाल्लाह तब पढ़ाऊंगा। उसकी वजह ये है कि वहां पे हमारा टॉपिक आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो टॉपिक पढ़ते हुए ही आपको OCI सही से समझाया जा सकता है, इसलिए वो फिर जहां कहीं यूज भी होना तो मैं पेंडिंग कर दूंगा और वहीं पे जाके पढ़ेंगे। एडवांस बता रहा हूँ, एडवांस। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने देखा हुआ है वो इस तरह का होता था। आमिर भाई आप इधर ही है ना, इजाज़त भाई, ठीक है जी। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल भी आप मतलब सारा कुछ ही यहीं पर क्या करते थे आप भी ना, कमाल करते थे। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे सिर्फ एक लाइन यहाँ पे आया करेगी, अगर कोई ओपनिंग प्लस प्रॉफिट प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग करना भी है तो वो वर्किंग में होगा, लेकिन फिलहाल मैं वही बना रहा हूँ जो आप बना के आए हैं, ठीक है, बना के आए हैं ना। किस किसने चॉइस में छोड़ा था वैसे ये टॉपिक, दोबारा जरा हाथ खड़ा करें। फाइनल अकाउंट चॉइस में छोड़ा था, ना माने, अच्छा मान रहे हैं, चले। तो ओपनिंग स्टॉक, अच्छा जिन्होंने चॉइस में भी छोड़ा था ना, परेशान ना हो, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग तो उन्होंने पढ़ी ही होंगी ना। वो बेसिक्स के अंदर आपको जब जर्नल एंट्री सिखाई जाती है, फिर लेजर बनवाया जाता है, फिर ट्रायल बनवाया जाता है, तो बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो बनवाया ही जाता है ना। वो तो कोई चॉइस में नहीं छोड़ सकता, मुझे बस उतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। उतना पता हो P&L क्या होता है, उसमें क्या चीज कहां पड़ी होती है, सेल क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, जीपी क्या है, जीपी से ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, जीपी से नीचे प्रॉफिट एंड लॉस, ये पता होना चाहिए। बैलेंस शीट है तो उसमें एसेट्स होते हैं, लायबिलिटी, इतना बस जो बेसिक्स के अंदर आपने P&L बैलेंस शीट बनाया था ना, मुझे यहाँ पे यही चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने टॉपिक्स के हिसाब से खुद बनाऊंगा वो एक्सट्रैक्ट्स, कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ आनी है, वह पता हो P&L क्या किस चिड़िया का नाम है, बैलेंस शीट क्या है, समोसा है पकोड़ा है, पता होना चाहिए। सॉरी। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये आप ऐसे किया करते थे जनाब, ये आपका बचपन वाला P&L, ठीक है। सेल में से माइनस करते थे आप और आप पहुंच जाते थे ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आप इसमें लिखा, अच्छा आप अदर इनकम भी ऐड करते थे, मुझे याद आया, ऐड OI, तो फिर चले गए, लेट से एक ही है कोई, ठीक है, ये चलो 2-3 आइटम होते थे तो आपने वो एक ही कर लो यार, ठीक है, फॉर्मेट समझ आ रहा है। अदर इनकम ऐड हो जाती थी इसमें, और उसके बाद लेस एक्सपेंसेस लिखते थे आप, सारे जहान के एक्सपेंसेस फिर इसमें आप डालते जाते थे, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, सैलरी है, इंश्योरेंस है, लटरम है, पटरम है, ये लटरम और पटरम समझ आ रहा है, ठीक है। ये सब करने के बाद आप पहुंच जाया करते थे, तो ये सारे खर्चे आपके जो हैं ये माइनस हुआ करते थे, ठीक है जी, और आप पहुंच जाते थे नेट प्रॉफिट पे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जी मुझे रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना के दे दो P&L के, तो क्या करोगे, पागलों की तरह ये सारा फॉर्मेट बनाओगे और जहां पर फिगर्स आनी है वो फिगर्स लिखोगे, और बाकी ऐसे ही मेरी तरह ये सितारे स्टूरे लगाओगे। पागल हो? हम पागल नहीं हैं, बोलो, हम पागल नहीं हैं, और हर पागल यही कहता है कि हम पागल नहीं हैं। नहीं बेटा, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने, सबर तुम पार्ट 2 भी शुरू हो गया तुम्हारा, हद होगी यार। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, मतलब इस टॉपिक के लिहाज से क्या क्या नजर आ रहा है आपको अभी तक जो आपने देखा। आपने देखा है एक एसेट रिकॉर्ड हुआ है, आपने देखा है एक एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, और आपने देखा है एक एक्सपेंस रिकॉर्ड जो हुआ है उसने एसेट को कम किया। ये तो चलो एसेट बढ़ा, एसेट कम हो गया, ठीक है। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए कभी भी आपने कैश नहीं लिखना, ये याद रखना बैलेंस शीट में, क्योंकि कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या था, कितना कैश डेबिट हुआ डिफरेंट जगहों से, कितना क्रेडिट हुआ कहाँ कहाँ, और क्या क्लोजिंग है, वो बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंस आता है ना, ठीक है। तो कैश आप एक्सट्रैक्ट्स में नहीं लिखना। हाँ, बाकी रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स में अब आप देख लो, 3 ही चीज़ें हैं आपके सामने, एक एसेट है, दूसरा डेप्शन है, तीसरा अक्यूमुलेटेड डेप्शन। अच्छा, डेप्शन एक्सपेंस P&L में जाता है, फॉर द ईयर होता है, और एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन नेट होकर बैलेंस शीट में नजर आते हैं। मैं लेजर बनाना नहीं चाह रहा, अगले सवाल में बनाना ही है मैंने इंशाल्लाह थोड़ी देर में, तो उसी के अंदर ही देख लेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल डेप्रीसिएशन P&L के अंदर आएगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो मैंने वो पूरा P&L नहीं बनाया भाई, इधर से लगा के रखा हुआ है ना यहाँ से, ठीक है, और जूम इन नहीं रखना, कोई बात नहीं, ये जगह देखने की जरूरत नहीं है सब मुझे, बस यहाँ तक बंद है, ठीक है। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस मैंने सिर्फ लिख दिया, पूरा P&L बन रहा होता तो डेप्शन एक्सपेंस ये यहां पे नजर आता ऐसे करके, यहां कहीं ऐसे ही है ना। कितना डेप्शन एक्सपेंस है जी इस साल का, अगर ये लेट से जो हमारा 2000
20 है अगर, तो ये 2020 के अंदर कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? 400। ये ऐसे नजर आना था, पूरा पीएनएल बने तो 400 यहां पे नजर आता होता था। और बोलो अब हमने क्या करना है, पूरा पीएनएल नहीं बनाना, अपने सवाल के हिसाब से रेलेवेंट कौन सी फिगर है जो पीएनएल में जानी है, सिर्फ एक ही है, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो पीएनएल का लिखो, जो बहुत ज्यादा जो है ना वो लाइन के बैगर्स होते हैं, लकीर के फकीर, ठीक है, वो एक्सपेंस की हेडिंग दे के फिर ये लिख रहे होंगे, हमें तो उसकी भी जरूरत नहीं, लिखा तो हुआ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ओके, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना नजर आ रहा है इस वर्किंग में? देखो एंट्री से देखो तो और आसान है, मैं कहता हूं एंट्री को छोड़ो, वर्किंग देखो कितना है, 400। तो 2020 ये पीएनएल के साथ आपको पता है क्या अशर करना होता है, आपने सबसे पहले लिखना होता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, हमारा है ही नहीं था असल में, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कंपनी एबीसी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, तो ये सब कुछ लिखना होता है, लिख लेंगे इंशाल्लाह जब रिक्वायरमेंट होगी प्रॉपर। फिलहाल तो बस 2020 क्या है, 31 दिसंबर 2020 का पीएनएल बना, तो उसमें एक्सपेंस कितना नजर आ रहा है आपको? 400। यहां तक को मसला। दूसरा आइटम कौन सा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो हमारे लिए रेलेवेंट होते जा रहा है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या कह लो बैलेंस शीट भी इसी को ही कहते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड इजाजत देता है इसकी कि पुराने वाला नाम इस्तेमाल कर सकते हो आप बाय द वे, लेकिन आपने वही लिखना है जो सवाल में कहा करेगा। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपके नॉन करंट एसेट्स में ये एसेट नजर आएगा, ऐसे ही है, बोलो। अच्छा, अब जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं पीपीई का, इसकी खसूसियत यही है कि ये आपको बुक वैल्यू ही शो किया करेगा, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू फिलहाल मैं तोड़ के ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। एसेट की कॉस्ट आएगी लेस, बिल्कुल ऐसी बैलेंस शीट अब आपकी नहीं बननी, बिल्कुल ऐसी अब नहीं बननी, बल्कि बैलेंस शीट फेस पे आपकी बुक वैल्यू ही आया करेगी। लेकिन फिलहाल जरा मैंने ऐसे लिख दिया है, मैं जरा याद कराना चाह रहा हूँ, एसेट बुक वैल्यू पर नजर, बल्कि ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। एसेट किस पे नजर आएगा? अब बुक वैल्यू ब्रैकेट में निकाल लेता हूँ जरा, ठीक है ना। बुक वैल्यू तो 2020 की अगर बात करूं तो कॉस्ट कितनी थी एसेट की? 1500। ये वर्किंग अगर हुई हो ना इस तरह से, तो ये डायरेक्ट भी उठाकर आप 31 दिसंबर 20 की बुक वैल्यू यहां लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही फॉर्मूला जरा रिवाइज करवा रहा हूं कि 1500 माइनस 400 करेंगे तो आपकी बुक वैल्यू आएगी कितनी? 1100, ठीक है। बल्कि ये बात भी आगे जाकर काम तो आनी ही है, इसलिए मैं तो कहता हूं इसको जरा दिमाग में बिठाने की कोशिश करो कि अगर इस फॉर्मेट पे वर्किंग बनी होगी तो एक्सपेंस भी यहां से मिलेगा जो पीएनएल में जाएगा, और एसेट की क्लोजिंग बुक वैल्यू भी यहां से मिल जाएगी जो बैलेंस शीट के, थोड़ा सा इधर लिख लो यार, इतना दूर क्यों लिख रहा हूं पता नहीं, मैं पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा हूं, पता नहीं अगले 21 और 22 इधर आने हैं, इतना को पता है? नहीं पता तो पता लग जाएगा, छोड़ो 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 अभी, सॉरी ये बात समझ आ गई है तो आगे बढ़ूं मैं, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। ये रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स है, इसके साथ पीएनएल हम नहीं लिखा करते, हम इसके साथ लिखा करते हैं पीएनएल के आगे ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट्स। बैलेंस शीट के साथ क्या लिखते हैं जी? एक्सट्रैक्ट्स। क्या मतलब? रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स हमने शो किए हैं, पूरी इनकम स्टेटमेंट पूरी बैलेंस शीट शो नहीं की। ये आता है, रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। हाँ, आइटम ज़रा ज़्यादा होते हैं तो मैंने यहाँ पर एक ही लिख दिया ना, बुनियाद तो ऐसे ही बनती है ना, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाओ, मुझे पार्ट 2 शुरू करने दो।